हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने और कुछ बचे हुए हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3.21 तक करा था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3.22 एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। इन दोनों टर्म्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग चैप्टर में, तो अभी डिफरेंस के अनुसार ही इन दोनों को जानेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख दो इसका नंबर 1 में। इट इज़ द चेंज इन enthalpy when an extra electron is added to the outermost cell of an isolated gaseous atom. It is the change in enthalpy when an extra electron is added to the outermost cell of an isolated gaseous atom. और इसका क्या था? It is the ability of a bonded atom to attract the shared pair electrons towards itself। डेफिनेशन है कि जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो जो इंथैल्पी चेंज होता है, मतलब जो एनर्जी लूज या गेन होगा, उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब इट इज़ फुली रिलेटेड टू एनर्जी। जबकि उसमें इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि एक ऐसा एटम जो बॉन्ड बना रहा हो तो उस बॉन्डेड एटम का उस शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, या एक अकेला एटम आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टी होता है, जबकि it is the relative property of a bonded atom, जबकि यह एक बॉन्डेड एटम का रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ये आइसोलेटेड एटम का है, अलग एटम होगा, बॉन्ड से इसका कोई लेन देन यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ जब भी होगा तो कोई ना कोई बॉन्डेड एटम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन ये नहीं है। द electronegativity
नेगेटिविटी ऑफ एटम्स इज वेरिएबल, ये चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा फिक्स होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वेरिएबल होता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है तो इस बात को तो हम लोग देखे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तीनों जगह कार्बन ही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है। सिंगल बॉन्ड वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड वाले कार्बन का, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे, चार्ज पे, इस सब पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो ऐसे ही करके कुछ डिफरेंस है, इस आधार पे हम लोग को साफ साफ पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर है। एक तो डायरेक्टली एनर्जी टर्म है और दूसरा का एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, वह एक रिलेटिव टेंडेंसी बतलाता है, रिलेटिव एबिलिटी बतलाता है किसी भी एटम का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने का पावर, खींचने का पावर। तो यही है, इसे पॉइंट वाइज इसको लिख लोगे तो हो जाएगा। एक ही एलिमेंट का अलग अलग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जाता है तो अलग आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एनर्जी वैल्यू है तो हमेशा सेम होगा। एनर्जी वैल्यू है तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, इसमें हम लोग अगला है क्वेश्चन नंबर 3.23। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3.0 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। बोल रहा है कि पॉलिंग स्केल पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह 3.0 है इसके सभी कंपाउंड्स में, इन ऑल दी कंपाउंड, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स होता नहीं। अभी ही पढ़े हम लोग कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चाहे वह किसी भी स्केल पे मेजर किया गया हो, वह जनरली फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करता है, चेंज करता है। कैसे इस बात को मानेंगे, तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कि कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डबल बॉन्ड वाले का, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड वाले का। वही मान लो कि नाइट्रोजन के साथ ऐसा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक, और यही मान लो नाइट्रोजन के साथ ऐसा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इन सारे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस और ये हाइड्रोजन पर ऐसे आते जाएगा प्लस। यहाँ उल्टा है, नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज़्यादा है तो सारे फ्लोरीन पे रहेगा माइनस और नाइट्रोजन पे रहेगा प्लस। अब जब नाइट्रोजन पे प्लस है और नाइट्रोजन पे माइनस है तो हम लोग जानते हैं कि माइनस आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, तो इससे ज़्यादा होगा न्यूट्रल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उससे भी ज़्यादा होगा पार्शियल प्लस वाले का। तो कहाँ फिक्स हुआ, नाइट्रोजन का सारे कंपाउंड्स में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स कहाँ है। और नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज़्यादा हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं है तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, प्लस आ गया तो 3 से ज़्यादा, माइनस आ गया तो 3 से कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करता है, वह फिक्स नहीं है, चेंज करता है, कंपाउंड पे डिपेंड करता है। सारे कंपाउंड में फिक्स नहीं होता है। नॉट ओनली नाइट्रोजन, किसी भी एलिमेंट का, इवन कार्बन का भी ऐसे ही होता है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के साथ वह कंपाउंड बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा, तो उस हिसाब से कोई ना कोई चार्ज डेवलप करेगा, और चार्ज डेवलप करेगा तो इस तरह से वैरी करेगा। तो इसको ऐसे ही लिखना है कि सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं होना है, क्योंकि किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है
तो उस केस में फिर माइनस आता है, माइनस आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। किसी कंपाउंड में वो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है, जैसे नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो उस केस में नाइट्रोजन पे प्लस आएगा और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है 3.24, बोल रहा है डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विथ द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट, ए नंबर में है, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, और बी लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता हो या एक इलेक्ट्रॉन लूज करता हो तो उसके एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप क्या थ्योरी देना चाहोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को। तो सिंपल सी बात है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है मतलब कि वह एनायन में बदलेगा, और एनायन का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एटम से, लेकिन वही कोई एटम यदि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन में बदलेगा जिसका रेडियस छोटा होता है उसके एटम से। तो इससे हम लोग ऐसे आंसर करेंगे ए नंबर का कि व्हेन एन एटम gains an electron, its effective nuclear charge decreases and hence the attraction of valence electron towards the nucleus decreases, and also interelectronic repulsion increases. As a result, the atomic radius increases. सिंपल सा आंसर है। कि यदि कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो घटेगा, और साथ ही साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा। तो इस वजह से उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। एक्सप्लेनेशन चूँकि हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, तो अभी बस इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उतारना है केवल, कैसे होगा। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा इसमें बी नंबर में कि व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट्स इफेक्टिव nuclear charge increases, and hence the attraction of valence electron towards the nucleus
increases, that is the distance between nucleus and the outermost electron decreases, and hence atomic radius decreases। कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सबसे पहले उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो बढ़ेगा, मतलब कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच वो घटेगा। अब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस घट रहा है तो वही डिस्टेंस तो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो इसका मतलब कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। यही इसके पीछे का थ्योरी। ऐसे ही लिखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करना है। बाकी समझने के लिए तो पूरा कहानी हम लोग देख ही चुके हैं चैप्टर पढ़ते वक्त। तो नोट डाउन कर लेना है सबको कॉपी में। नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.25। Would you expect that first ionization enthalpy of two isotopes of the same element to be the same or different? Justify your answer। नया क्वेश्चन है बिल्कुल। इस कंसेप्ट को शायद हम लोग चैप्टर में नहीं देखे थे। बोला है कोई एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप्स हैं, तो उन दोनों आइसोटोप्स का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होगा या अलग। अब जो भी होगा उसे एक्सप्लेन करना है कि क्यों होगा ऐसा। तो एग्जाम्पल से समझें इसको हम लोग। जैसे मान लिया जाए, सबसे सिंपल सा है, हाइड्रोजन ही ले लिया जाए। एटॉमिक नंबर 1, आइसोटोप 3 है, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटॉन सब में 1, 1, 1, इलेक्ट्रॉन भी सब में 1, न्यूट्रॉन अलग अलग है, 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह तो हम लोग को बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मतलब है। प्रोटॉन से मतलब है न्यूक्लियर चार्ज के लिए और इलेक्ट्रॉन से मतलब है सेल के लिए। न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि इसके चलते ना तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, ना फिर इस न्यूट्रॉन को बाहर भीतर करना है हम लोग को, तो कोई मतलब नहीं है इससे। अब चूँकि तीनों के केस में प्रोटॉन का संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, तो तुम बनाओगे फिगर तो सबके लिए ऐसे ही होगा। फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए भी ये होगा, फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों का साइज एकदम सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है, सेल सेम है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या सेम है। न्यूट्रॉन अंतर है, तो न्यूट्रॉन से क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूक्लियस के मास और एटम के मास पे फर्क पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह पे कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी द सेम, ऐसे करके द आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है ऑफ
two isotopes of the same element, the first ionization energy of two isotopes of the same element will be same because they contain same number of protons, that is effective nuclear charge will be same, and also same number of electron, that is number of cell will be the same. इतना सा बात कि जब फर्स्ट आयोनाइजेशन कोई भी आयोनाइजेशन एनर्जी है दो आइसोटोप के लिए वह हमेशा सेम होगा, क्योंकि आइसोटोप में प्रोटॉन का संख्या सेम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ सेल भी सेम होगा। अब नंबर ऑफ सेल सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है, तो इसका मतलब उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी यही दो चीज़ पे डिपेंड ही करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे और नंबर ऑफ सेल पे, कि यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तो सबके लिए सेम ही होगा। दूसरा ये नंबर ऑफ सेल पे, कि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है तो फिर बड़ा वाला सेल है यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो कम एनर्जी लगेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात इसमें है नहीं, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी आइसोटोप्स के लिए क्या होना है, सेम होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.26, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच अंतर पूछा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच अंतर पूछा है 3.26 में। मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो बहुत सा डिफरेंस तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो बेसिक डिफरेंस होते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा जाए। नंबर 1, they are electropositive in nature। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और इसमें दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। इसमें मेटल एटम्स joined together by metallic bond, और इसमें हो जाएगा नॉन मेटल एटम्स joined together by covalent bond। उसके बाद जो बेसिक डिफरेंस जान रहे हो तो होगा ही। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। These
generally do not conduct electricity, ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स नेवर एग्जिस्ट एज एलोट्रॉप्स, जबकि इनमें होता है नॉन मेटल्स फॉर्म एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप जान रहे हो, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, ऐसे करके। उसके बाद तो और भी है कि मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्चरस होते हैं, एक्सेट्रा। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा बात नहीं है, नॉन मेटल्स में ऐसा बात नहीं है। दे डू नॉट पोजेज मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ऐसे करके इनमें नहीं होता है। उसके अतिरिक्त भी लिख सकते हो कि मेटल्स मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड के फॉर्म में। मोस्टली एक मरकरी है जो लिक्विड होता है, तो मेटल्स मोस्टली सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मरकरी लिक्विड है। जबकि नॉन मेटल्स में है कि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आयोडीन सॉलिड है, सल्फर फास्फोरस सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी गैसेस हैं। तो नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन मेटल्स मोस्टली क्या है, सॉलिड्स हैं। मरकरी को छोड़ दिया जाए तो मरकरी एक लिक्विड है, इसके अलावा सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा डिफरेंस आप लिख सकते हो अपने से। मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच डिफरेंस एक बेसिक सा थ्योरी या पॉइंट है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3.26 तक हमने करा। इसके बाद के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।